हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमने स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और आने वाले 5-10 सालों में हमारा पैसा 5 लाख रुपया हो जाए, 10 लाख रुपया हो जाए, 20 लाख रुपया हो जाए, या तक कि 1 करोड़ रुपया हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? द आंसर इज यस। यकीन नहीं होता तो ये देखो, अगर आपने आज से ठीक 10 साल पहले बजाज फाइनेंस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज इसकी वैल्यू 70 लाख रुपए हो गई होती। यानी कि पिछले 10 सालों में आपका पैसा 70 गुना बढ़ गया। तो कोई भी ऐसा स्टॉक जो कि आपके पैसे को 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना या तक कि 100 गुना कर दे, तो ऐसे स्टॉक को हम कहते हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स। यानी कि आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स मिले हैं। अब हो सकता है कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है, जिस स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न दिया तो दिया, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि आने वाले समय में कौन सा स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है और हम अपने पैसे को 100 गुना तक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। इस वीडियो के एंड तक आपके अंदर ऐसी काबिलियत आ जाएगी कि आप खुद से मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढ भी सकते हो और अपने पैसे को 10 गुना, 20 गुना या तक कि 100 गुना भी आप कर सकते हो। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको मैं जो समझाऊंगा वो चीज़ सही से समझ में नहीं आएगा और आप गलती कर सकते हो और इसी गलती के चक्कर में आपका पैसा डूब भी सकता है। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको 6 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसके बेसिस पर आप खुद ही मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढ सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं। पहली तो ये चीज़, आपको यूट्यूब पर ही कई सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएगी या इंटरनेट पे आपको कई सारे ऐसे ब्लॉग्स मिल जाएंगे जो इस बात का दावा करते हैं कि उनके पास ऐसा फॉर्मूला है जिसके बेसिस पर आप मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढ सकते हो। तो मैं आपको एक बात अच्छी तरह से क्लियर कर देना चाहता हूँ, दुनिया में ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जो कि आपको सटीक बता दे कि यही मल्टी बैगर स्टॉक है। मल्टी बैगर स्टॉक देखने के लिए आपको कुछ फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, कुछ एनालिसिस करनी पड़ती है और अगर वो एनालिसिस सही बैठती है तो हो सकता है कि आपको आगे जाके मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकता है और इसी के बारे में बात हम आगे करने वाले हैं। और जो आपको दूसरी चीज़ अच्छे से समझ लेनी है वो ये है कि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है केवल वही मल्टी बैगर रिटर्न्स दे। ऐसे भी बहुत सारे स्टॉक हैं जो कि फंडामेंटली बहुत ही वीक है, यानी कि उनके फंडामेंटल्स खराब है, पर फिर भी इन्होंने अच्छे खासे यानी कि मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। लेकिन एडवाइस यही रहेगी कि आपको ऐसी कंपनियों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए जिनका फंडामेंटल काफ़ी वीक है, यानी कि खराब है। और अगर आप फंडामेंटली वीक कंपनी में इन्वेस्ट करना ही चाहते हो तो यहाँ पे आपको अच्छे से एनालिसिस कर लेनी चाहिए कि आगे चलकर जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके पास क्या ऐसी कोई ग्रोथ एडवांटेज या कम्पिटिटिव एडवांटेज है जिसके बेसिस पर आगे चलकर उस कंपनी की फंडामेंटल्स ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी और वो आपको अच्छी खासी रिटर्न देगी। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए टाटा मोटर्स को। तो अगर आप टाटा मोटर्स के फंडामेंटल्स को चेकआउट करोगे, हाँ, तो इसका पी रेशियो नेगेटिव में है। पिछले कुछ सालों से ये कंपनी लॉस बुक कर रही है और तो और पिछले 5 सालों से इस कंपनी ने डिविडेंड भी नहीं पे किया है और तो और इस कंपनी के ऊपर इसके इक्विटी से 3 गुना ज़्यादा डेट है, यानी कि कर्ज है, यानी कि ये कंपनी पूरी तरह से कर्ज में डूबी हुई है। तो ये सब देख के ये लगता है कि ये कंपनी की फंडामेंटल बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, यानी कि फंडामेंटली ये कंपनी वीक है। लेकिन इसके पास सबसे बड़ी कम्पिटिटिव और ग्रोथ एडवांटेज ये है कि आने वाले समय में टाटा मोटर्स ईवी सेक्टर में यानी कि इलेक्ट्रिक कार बनाने में डोमिनेट कर सकती है और इसके 2 सबसे बड़े रीजन है। पहला रीजन है टेस्ला कंपनी इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है और मेरे हिसाब से अभी टेस्ला कंपनी का इंडिया में आना मुझे तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर टेस्ला की कार इंडिया में आती है तो सबसे पहले तो वो कार बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, यानी कि महंगी होगी और ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया की जिस तरह की ट्रैफिक और रोड सिस्टम है उसके हिसाब से टेस्ला कार की फीचर्स ठीक से काम ही ना करे। और दूसरा कारण है जिस वजह से टाटा मोटर्स ईवी सेक्टर में डोमिनेट कर सकती है वो है लैक ऑफ चार्जिंग स्टेशंस। इंडिया में चार्जिंग स्टेशंस की कमी तो है और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी टाटा पावर, यानी कि टाटा पावर पूरे इंडिया में चार्जिंग स्टेशन बनाएगी और टाटा मोटर्स बल्क क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक कार प्रोड्यूस करेगी। और ये तो आप जानते हैं कि आने वाले समय में लोग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, जिस वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी के पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल्स की जगह ले लेगी और इसका क्लियर कट फायदा होगा टाटा पावर और टाटा मोटर्स को, जिस वजह से आने वाले समय में इनके शेयर्स में आपको तेजी दिखने को मिलेगा। और हो सकता है कि ये स्टॉक्स आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स भी दे दे, बट वेट, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। ये बस मैं आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए समझा रहा हूँ कि आपको कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करने से पहले कैसे उसका एनालिसिस
करना चाहिए। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं वो कौन से 6 फैक्टर्स है जिनके बेसिस पर आप कौन सा स्टॉक आगे जाकर मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है, इसका पता लगा सकते हैं। तो जो आपको सबसे पहली चीज देखनी है वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसमें आते हैं आपके लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी। अगर किसी भी कंपनी की मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज़्यादा होती है तो ऐसे कंपनी को हम बोलते हैं लार्ज कैप कंपनी। लार्ज कैप कंपनीज में आपके इन्वेस्टमेंट पे रिस्क सबसे कम होता है और यहाँ पे आपको एक डिसेंट सी रिटर्न तो मिल ही जाती है, लेकिन लार्ज कैप कंपनी में मल्टी बैगर रिटर्न मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। यहाँ पे इन्वेस्ट करने से आपके पैसे 2 गुने तो हो सकते हैं, 5 गुने तो हो सकते हैं, लेकिन 10 गुने हो जाएंगे, 20 गुना हो जाएगा, ऐसा होना काफ़ी मुश्किल होता है। फिर आता है आपका मिड कैप कंपनी। जिस भी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच होती है तो ऐसी कंपनी को हम मिड कैप कंपनी बोलते हैं। मिड कैप कंपनी में आपके इन्वेस्टमेंट पे लार्ज कैप से ज़्यादा लेकिन स्मॉल कैप से कम रिस्क होता है और मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने से आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं, क्योंकि एक मिड कैप कंपनी ही आगे चलकर लार्ज कैप बनती है। फिर है स्मॉल कैप कंपनी। अगर किसी भी कंपनी की मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम होती है तो ऐसे कंपनी को हम बोलते हैं स्मॉल कैप कंपनीज। और स्मॉल कैप कंपनीज में ये पूरी काबिलियत होती है कि वो आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है, यानी कि आपके पैसे को वो 100 गुना भी कर सकती है, क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी ही आगे चलकर मिड कैप बनती है, फिर लार्ज कैप बनती है और इसी जर्नी में आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ती है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि स्मॉल कैप कंपनी में रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। अगर किसी भी तरह का फाइनेंशियल और इकोनॉमिक क्राइसिस और पैंडेमिक जैसी सिचुएशन आती है तो सबसे पहले स्मॉल कैप कंपनी इफेक्ट होती है और अगर कोई स्मॉल कैप कंपनी फंडामेंटल लेवल पर वीक है तो वो कंपनी कई बार डूब भी जाता है। इसलिए कोई भी स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से रिसर्च करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, जब टाइटन कंपनी 2003-4 में एक स्मॉल कैप कंपनी थी तब राकेश झुनझुनवाला ने अच्छे से रिसर्च एनालिसिस करके इस कंपनी में अच्छी खासी अमाउंट को इन्वेस्ट किया था और आज ये कंपनी एक अच्छी खासी लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है। और इस वजह से राकेश झुनझुनवाला की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो चुकी है आप इसे देखो, अच्छे से पॉज करके ध्यान से देखो। देखा आपने, पूरे हैरान हो गए ना। अब आपको अगली चीज़ देखनी है प्रॉफिट्स। अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ रहा है तो इससे ये पता चलता है कि उस कंपनी की जो भी प्रोडक्ट है वो अच्छे से सेल हो पा रही है और लोगों को भी उस कंपनी की प्रोडक्ट पसंद आ रही है। और जब भी किसी कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट साल दर साल बढ़ते रहती है, हाँ, तो इस वजह से उनके शेयर्स में भी काफ़ी ज़्यादा तेजी देखने को मिलता है और हो सकता है कि ऐसे स्टॉक्स आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स भी दे दे। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि जिस भी कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल कम हो रहा है या नेगेटिव में जा रहा है तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि वो कंपनी अपने प्रोडक्ट को अच्छे से सेल नहीं कर पा रही है, कस्टमर उनके प्रोडक्ट को पसंद नहीं कर रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं। तो किसी भी कंपनी की जो प्रॉफिट है वो साल दर साल बढ़ती रहनी चाहिए, ये आपको देखना है। फिर आपको देखना है ROE। ROE का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका ये मतलब है कि अगर आप किसी कंपनी के नेट इनकम को उसके शेयर होल्डर इक्विटी से डिवाइड कर देते हैं तो आपको ROE की वैल्यू मिल जाती है। अगर किसी कंपनी की ROE की वैल्यू 15 से ज़्यादा होती है तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन आपको इसके साथ में ROCE भी देखना है। ROC का मतलब है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और अगर किसी कंपनी की ROCE 20 से ज़्यादा होती है तो ये भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। फिर आपको देखना है प्रोमोटर्स होल्डिंग, यानी कि जिन्होंने कंपनी की शुरुआत की थी और शुरुआत में जिन्होंने उस कंपनी को चलाने के लिए फंड किया था तो उन्हें हम कहते हैं प्रोमोटर्स। अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग 45% से ज़्यादा है तो ये अच्छा माना जाता है उस कंपनी के लिए, लेकिन अगर ये 45% से कम है प्रोमोटर होल्डिंग, हाँ, तो इसका ये मतलब होता है कि कंपनी के जो प्रोमोटर्स है उन्हें अपने बिजनेस पे भरोसा नहीं है और कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है कि आगे चलकर मेरी कंपनी और मेरा बिजनेस ग्रोथ कर सकती है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि प्रोमोटर्स उस कंपनी से अपने होल्डिंग को कम करते रहते हैं या अपने शेयर को गिरवी रख देते हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। ऐसे में क्या होता है कि आगे चलकर कंपनी डूब भी सकता है। तो इस बात का ध्यान रहे, जिस भी कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग लगभग 45% से ज़्यादा है तो ऐसी ही कंपनी में इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। जिनकी प्रोमोटर होल्डिंग 45% से कम है तो ऐसे कंपनी से आप दूर रहे, ऐसे कंपनी को अवॉइड करें। अब अगली चीज़ जो आपको देखनी है वो है पी रेशियो,
पी रेशियो का मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर मैं आपको इसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इससे आपको ये पता चलता है कि आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपको सस्ता पड़ रहा है या महंगा पड़ रहा है। मान लीजिए कि किसी कंपनी की पी रेशियो 40 है तो इसका ये मतलब है कि आपको उस कंपनी से 1 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए 40 रुपया प्रीमियम में देना पड़ेगा, यानी कि एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो इससे आपको ये चीज़ पता चलता है और इसका यूज ज़्यादातर कंपैरिजन में होता है, यानी कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना सस्ता पड़ रहा है या इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना सस्ता पड़ रहा है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आप पी रेशियो को लेकर जिस भी कंपनी को कंपेयर करोगे तो वो सेम सेक्टर में ही होना चाहिए, यानी कि एफएमसीजी सेक्टर को एफएमसीजी सेक्टर से ही कंपेयर करो, फार्मा सेक्टर को फार्मा सेक्टर से ही कंपेयर करो, बैंकिंग सेक्टर को बैंकिंग सेक्टर से ही कंपेयर करो, आईटी सेक्टर को आईटी सेक्टर से ही कंपेयर करो। तब जाके आप ये कह पाओगे कि आप सही तरीके से कंपैरिजन कर रहे हो पी रेशियो के थ्रू। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि पी रेशियो ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना ही बहुत कम या नेगेटिव में होना चाहिए। पीई रेशियो का नेगेटिव में होने का ये मतलब है कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में है, जो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अब आगे आपको देखना है डेट और फ्री कैश फ्लो। अगर किसी भी कंपनी के ऊपर उसके मार्केट कैप या उसके एसेट से ज़्यादा डेट है, यानी कि कर्जा है, तो ऐसे कंपनी को अवॉइड करना ही बेहतर है। क्योंकि अगर किसी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा यानी कि उसके एसेट से ज़्यादा कर्जा है तो वो कंपनी जितनी भी प्रॉफिट कमाएगी अपने बिजनेस से तो ज़्यादा पैसा वो अपने कर्जे को चुकाने में लगा देगी। तो इसकी वजह से क्या होगा ना कि लॉन्ग टर्म में उसके कंपनी की जो शेयर है ना वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगी, कंसोलिडेट करते रहेगी, यानी कि मतलब कि एक ही लाइन में घूमती रहेगी, जल्दी आगे नहीं बढ़ेगी। तो ऐसे में आपको मल्टीपैकर रिटर्न मिलना तो काफ़ी मुश्किल है। और साथ में उस कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो भी होना चाहिए। फ्री कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि कंपनी के पास एक्स्ट्रा कितना पैसा बच जाता है जिसका यूज वो खुद के बिजनेस को एक्सपैंड करने में लगा सकती है या अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देने में लगा सकती है। अगर किसी कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है, और अगर नहीं है तो इसके दो मेन कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है, हो सकता है कि कंपनी के पास जब फ्री कैश फ्लो था हाँ तो उस पैसे को उन्होंने पहले से ही खुद के बिजनेस को एक्सपैंड करने में इस्तेमाल कर लिया है या अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के थ्रू पे कर दिया है। और दूसरा कारण ये है, हो सकता है कि कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है जिस वजह से कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो बच ही नहीं रहे हैं। इसलिए कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो होना जरूरी है। और अगर कंपनी के पास डेट होती है तो डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होनी चाहिए, यानी कि कंपनी के पास जितने भी एसेट है या उसका जितना मार्केट कैप है उससे कम कंपनी का डेट होना चाहिए, तो ये अच्छा माना जाता है। तो अभी तक मैंने आपको जितने भी फैक्टर्स बताए हैं, अगर ये किसी कंपनी में सही बैठ जाता है और आपको सेटिस्फाइंग रिजल्ट मिलते हैं तो आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। और एक सबसे ज़रूरी बात, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। हाँ, तो डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जरूर चेकआउट करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आज ही अपना डीमेट अकाउंट खुलवा कर अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए ताकि मुझे भी ये पता चल सके कि मैं जो भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इससे आप तक वैल्यू पहुँच रही है। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, कर लो फॉलो, क्योंकि वहाँ पर भी मैं अक्सर वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड करते रहता हूँ। और दोस्तों, यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।